नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार आपके समक्ष फिर से हाजिर हुआ हूं हिस्ट्री ऑन मैप सीरीज लेकर के नेक्स्ट पार्ट आपके समक्ष। तो आज के इस पार्ट में हम लोग बलबन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बलबन ने किस जो साम्राज्य को एस्टैब्लिश किया है, यानी कि उसका जो राज्य क्षेत्र है वो कहाँ तक है, उसको मैप में देखने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि 10 जून से एक P2I बैच, नया P2I बैच शुरू हुआ था और इसकी खास बात, इस समय की खास बात यह है कि ये P2I बैच 3 लैंग्वेजेस में एक साथ एक समय पे शुरू किया गया। यानी तीनों 10 तारीख से शुरू हुए थे और तीनों शाम को 6 बजे के बैचेज हैं। तो अभी आपके पास में ऑप्शन ये है कि आप हिंदी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हिंदी में ले, या फिर इंग्लिश और इंग्लिश में किसी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और तीनों में आप सेम कोड यूज करके किसी भी एक कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। तो ये जो बैच है, इन सभी बैचेज में एडमिशन लेने की अंतिम तिथि बेटा 15 जून है। तो 15 जून से पहले आप इसमें एडमिशन करा लीजिए, एनरोल करा लीजिए। अगर आप 2025 या फिर 2026 की भी तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी में ये बैच ज्योग्राफी के साथ शुरू हो रहा है, पॉलिटी के साथ इंग्लिश बैच शुरू हो रहा है, और इंग्लिश में यही बैच मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ शुरू किया जा रहा है। तो ज्योग्राफी से हिंदी पढ़ने के लिए आप इस बैच से जुड़िए, विरद लाइव कोड का यूज करिए। इसमें 18 किताबों का आपको सेट भेजा जाएगा। प्रॉपर डेली बेसिस पे आपकी शेड्यूल्ड क्लासेस रहेंगी लाइव। आप उसमें अपने फैकल्टी से बात कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं, वॉइस टॉक कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। डेली आपको आंसर राइटिंग करने के लिए दिया जाएगा। डेली आपकी प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे। आप उसको सॉल्व करके जो टीम है उसको भेज सकते हैं, वो कॉपी चेक करके आपको सजेशंस के साथ वापस भेजेंगे। आप उन सजेशंस को फॉलो कीजिए। किताबें आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी हार्ड कॉपी के रूप में, जो आप एड्रेस दोगे। प्रीलिम्स की तैयारी के लिए अलग से बैचेस इसमें निःशुल्क आपको दिए जाएंगे, क्रैश कोर्सेज के तौर पर वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे। और प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान आपको तमाम सारे प्रीलिम्स परीक्षा से संबंधित जो मॉक टेस्ट्स होने चाहिए वो यूनिट वाइज भी होंगे और कंप्लीट टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे विद वीडियो लेक्चर एनालिसिस, और आप उसको जो है PDF के तौर पर भी देख सकते हो। दोनों तरीके से प्रीलिम्स निकलने के बाद हम मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए विशेष आवासीय सुविधा इत्यादि आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए आपको कुछ भी अलग से पैसा नहीं देना है। इंटरव्यू तक इसमें हम साथ देंगे आपका, प्रीलिम्स के बाद मेंस के बाद इंटरव्यू। सो इसीलिए हम इसको P2I बैचेस कहते हैं। और ये सारी कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये मात्र 27,999 के इस एकमात्र शुल्क में है। इसके अलावा आपको कुछ भी देना नहीं है। क्योंकि ये प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू है तो मेंस में आपके GS के अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शनल सब्जेक्ट एकमात्र ऐसी सर्विस है जो आपको अलग से परचेज करनी पड़ेगी, बिकॉज कि वो सबके अलग अलग होते हैं, वो एक साथ प्रोवाइड नहीं कराए जा सकते। तो इन ऑप्शनल्स को आप परचेज कर सकते हैं। हिंदी में आपके पास में 4 ऑप्शनल्स उपलब्ध हैं, जिसमें से एक है इतिहास, जो कि आपके लिए फेवरेट हो सकता है क्योंकि मैं भी तो इतिहास ही पढ़ाता हूं। और फिर उसके बाद आपका राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी PSIR, भूगोल और हिंदी साहित्य, ये 4 ऑप्शनल हिंदी में उपलब्ध हैं। इनमें में से किसी भी ऑप्शनल को आप 15,999 में अवेल कर सकते हैं, यदि अगर आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। चलिए अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो हिस्ट्री ऑन मैप है, हिस्ट्री ऑन मैप, हिस्ट्री ऑन मैप, इस हिस्ट्री ऑन मैप में आज हम पढ़ने वाले हैं बलबन को, बलबन। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा कोड क्या है। आपको क्या यूज करना है कोड? आपको कोड यूज करना है विरद लाइव, VIRADLIVE। ये कोड आपको इस्तेमाल करना है हमेशा, विरद लाइव। ठीक है, किसी भी चीज को आप स्टडी IQ में परचेज करना चाहते हैं तो स्टेट PCS वगैरह सब आप इसमें परचेज कर सकते हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आपको मालूम है कि 1266, देखिए शुरुआत में आप देखोगे तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश, ये 2 मुख्य लोग थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को स्टैब्लिश करने में अपना योगदान दिया, जिसमें इल्तुतमिश का काफी योगदान है। पिछले लेक्चर में हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो रूलर्स आए वो इनकी खानदान के हुए, लेकिन वो आते जाते रहे, फटाफट वो आते जाते रहे। और इस क्रम में 1266 में
1266 तक अंतिम शासक जो रहे वो नसीरुद्दीन रहे। नासिरुद्दीन की 1266 में मृत्यु हो जाती है और उसकी मौत के बाद जो व्यक्ति गद्दी पर बैठता है उसी का नाम है बलबन। तो बलबन वैसे कौन है, आपको यहां मैं बता दूं कि बलबन जो है ये चालीसा दल का सदस्य हैं। चालीसा दल यानी कि ग्रुप ऑफ फोर्टीज या तुर्कान चहलगानी, जिसका स्थापना इल्तुतमिश ने किया था सही तरीके से दरबार को चलाने के लिए। उनमें 40 तेज तर्रार तुर्क जो हैं वो शामिल किए गए थे, उन्हीं में से एक था बलबन। उसके बाद जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद से लेकर के नसीरुद्दीन या नासिरुद्दीन के समय तक बलबन विभिन्न शासकों के समय में महत्वपूर्ण कर्तव्य जो है वो निभाता रहा। एक महत्वपूर्ण शासक की पदवी से लेकर के वजीर तक के पद पर यह शामिल हो गया। तो यही नासिरुद्दीन बलबन है जो आगे, यही नासिरुद्दीन है जिनकी मृत्यु के बाद बलबन जो है वो आगे गयासुद्दीन की उपाधि से गद्दी पर बैठा है। तो जब ये गद्दी पर बैठा बलबन तो इसने उपाधि क्या ली, इसने उपाधि ली गयासुद्दीन की, गयासुद्दीन। तो गयासुद्दीन बलबन के नाम से ये महोदय गद्दी पर बैठे हैं। 40 वर्षों तक इनका एक दृढ़ शासन आपको लगभग देखने को मिलता है, लेकिन इस 40 साल के शासन में उसका जो दृढ़ शासन है उसमें बहुत सारी परेशानियां हैं और इन्हीं परेशानियों के कारण इसे शासन बहुत दृढ़ रखना पड़ता रहा। यहां तक कि आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि उसने कोर्ट में, दरबार में हंसी मजाक तक बंद कर दिया और वो खुद भी किसी से हंसी मजाक नहीं करता था। तो ये सब चीजें क्यों हुई? क्योंकि उसको बहुत ही एक सख्त शासन के तौर पर खुद को रिप्रेजेंट करना था। चालीसा दल जो है वो विद्रोह करने पे जुटा हुआ है, मंगोलों से इसको खतरा है, मेवों से इनको खतरा है, बहुत सारे लोकल डकैत हैं उनसे इनको खतरा है। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से ये बहुत सख्त शासन रखना चाहते थे और ये देख चुके थे कि पीछे लापरवाही के क्या क्या नतीजे हो सकते थे। लिबरल शासन पीछे रहे थे कुछ शासकों के, तो उनके क्या दुष्परिणाम निकले थे। तो अब वो इन चीजों को देखना नहीं चाहता था। इन सब पर विजय हासिल करने के लिए उसने जासूसों की एक फौज तैयार करी थी और सशक्त सैनिकों की एक फौज तैयार कर रखी थी। उन सब का इस्तेमाल उसने तमाम सारे विद्रोहियों के दमन के लिए इस्तेमाल किया। तो इनको चैलेंज करने वाले जो लोग हैं उनमें आपको एक तो चालीसा दल के स्वयं लोग ही मिलेंगे। चालीसा दल जो है वही इनको चैलेंज करता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मेवों का आक्रमण इनके समय पर होता है। मेवों का आक्रमण इनके समय में होता है। मेवे कौन हैं इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, अभी आपको बताएंगे। मंगोलों का खतरा है इनको, मंगोलों को खतरा है, मंगोलों का खतरा है इनके शासन को। तो कहां पर यह खतरा है उसके ऊपर चर्चा होगी। और साथ ही साथ पूर्व के राज्य जो हैं, पूर्व के जो राज्य हैं जैसे कि बंगाल, ये क्या होने लगते हैं, ये स्वतंत्र होने लगते हैं। तो यहां से भी इनको चैलेंजेस मिल रहे हैं। तो इन चैलेंजेस को समझने के लिए आइए सबसे पहले मैप ड्रॉ करते हैं और मैप में इन सारी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मैप में अगर आप देखोगे तो तकरीबन ये कोई जगह है जहां पर आप भारत का हिस्सा देखते हैं, भारतीय प्रांतों को देख रहे होते हैं। ये भारत का दक्षिणी हिस्सा था, ये पूर्वी हिस्सा मान लीजिए कि पूर्वी हिस्से में ये बंगाल का हिस्सा हो जाएगा। उत्तर की तरफ आपको मालूम है कि ये जैसे सिंधु नदी जाती है, तो सिंधु नदी का जो इलाका है वही तकरीबन जो है इनका इलाका हो जाएगा। यहां से आप सतलज मान लीजिए कि जा रही है, यहां से आप मान लीजिए कि गंगा नदी निकल करके जा रही है, इसमें यमुना आकर के इस तरह से मिल जाएगी और यहीं कहीं से आप ब्रह्मपुत्र नदी निकाल देंगे तो ये पूरब का हिस्सा भी आपका तकरीबन जो है वो कवर होते हुए दिखाई देगा। यहां पर दोआ बन जाएगा। तो इन सब प्रदेशों में यहां पर है तकरीबन, आप देखेंगे इस जगह पर है आपका दिल्ली का शासन। ठीक है, यहां कहीं पर आप देख पाएंगे कि भाई ये दिल्ली का शासन है, ये है दिल्ली, है ना, ये है दिल्ली दिल वालों की, ये दिल्ली है। इसमें कुछ प्रमुख जगहें मैं लोकेट कर देता हूं, जैसे कि एक ये लोकेशन होगी मुल्तान की, ये लोकेशन होगी लाहौर की। मैं लिख भी देता हूं इस पर, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जैसे कि ये मुल्तान है, ये आपका लाहौर रहेगा, लाहौर। इसी तरीके से आपको
कुछ मतलब जैसे यहाँ पे दिल्ली का प्रोविंस मैंने आपको दिखाई दिया। तो ये सब महत्वपूर्ण जगहें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए लोकेशन के आधार पर। इधर का जो हिस्सा है ये बंगाल का है, इधर आप बंगाल देखेंगे। यहां पर आप ग्वालियर देख सकते हैं, ग्वालियर भी आप देख सकते हो इस जगह पर, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ ज्यादा ऊपर बन गया ग्वालियर, पर कोई बात नहीं, यह ग्वालियर की फिलहाल कोई जरूरत भी नहीं, आप इसे चाहें तो हटा दें, रिमूव कर दें। चलिए, तो ये कुछ इलाके हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और इनमें कैसे शासन जो है चैलेंज होगा उसको आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग मेवाड़ रीजन को समझते हैं। सबसे पहले मेवाड़ का जो प्रांत है, मेवाड़ जो है, मेवाड़ के जो पहाड़ी लोग हैं उन्हीं को मेव कहा जा रहा है। मेव या मेव यही है, यही मेव हैं, यही पहाड़ी जो लोग हैं उन्हीं को कहा जा रहा है। यहां पर संसाधनों की डेफिनेटली कमी है, लेकिन ये भौगोलिक कारणों के वजह से अगर आप देखेंगे, इस वजह से यहां पर संसाधनों की कमी है। लेकिन ये सशक्त बहुत हैं, वीर बहुत हैं और ये लड़ाके हैं और ये दिल्ली सल्तनत को हमेशा चैलेंज करते रहे हैं। तो जिस समय बलबन का शासन है उस समय भी दिन दहाड़े अगर आप देखेंगे तो सल्तनत काल का जो पूरा एरिया है, जो आप गजनी प्रांत से लेकर के इधर बंगाल तक आप फैला हुआ ज्यादातर देखते हैं। कुछ राजस्थान के इलाके हैं जो इसमें शामिल नहीं है, राजपूतानों में थोड़े बहुत। तो उन सब जगहों पर ये क्या कर रहे हैं, ये अपने आप को फैला दे रहे हैं पूरी तरीके से। उन सब जगहों पर अपने आप को क्या नाम है, जो सल्तनत है उन्होंने अपने आप को फैलाया है। और इनमें से जो मेवाड़ के आसपास का रीजन है उसको मेव जो आक्रमणकारी हैं वो चैलेंज करते रहते हैं। अब उनके चैलेंजेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि आप देखेंगे कि मेवाड़ से लेकर के आप दिल्ली तक जो है लगातार इनके आक्रमण देखते चले जाएंगे दिल्ली सल्तनत के अंदर। और वो जो बलबन है वो अब इनके आक्रमणों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, क्योंकि आक्रमण करते थे, लोगों को पराजित करते थे, दिल्ली सल्तनत के लोगों को पीटा जाता था और उनके जो भी धन संपत्ति है उसको लूट लिया जाता था, क्योंकि इन प्रदेशों पर सल्तनत काल का राज हो चुका था। तो ये सल्तनत के विरोधी थे। भय इतना ज्यादा हो चुका था कि आप ये समझिए कि राजधानी में भी दोपहर के समय जब नमाज अदा की जाती थी तो उस समय दिल्ली के फाटक बंद कर दिए जाते थे कि मेव जो है वो कहीं एंट्री ना कर जाए उस समय। तो इन सब का दमन करने के लिए ये जो मेव हैं, ये जो पहाड़ी लोग हैं, इनका दमन किया गया और इनके दमन करने के लिए एक बड़ी सेना का गठन किया गया। बड़ी सेना के द्वारा जो है इनका क्या किया गया, दमन किया गया, बुरी तरीके से इन्हें पराजित किया गया और मेव जो आक्रमणकारी हैं उनको इन इलाकों से खदेड़ दिया गया। इनकी स्पेशलिटी ये हुआ करती थी कि आसपास के जो जंगल हुआ करते थे, मेव जो हैं ये जो आसपास के जंगल हुआ करते थे, यहीं से निकल करके आक्रमण करते और यहीं पर वापस जाकर के छुप जाते। तो इनको पकड़ पाना आसान नहीं था, इसलिए बलबन ने आसपास के जो यहाँ के मेवाड़ तक जो प्रमुख जंगल पड़ रहे हैं मार्ग में, उन सब जंगलों को साफ करा के जगह जगह पर पुलिस चौकियां स्टैब्लिश कर दी, मेवों का पीछा किया और उनका जो है बड़ी मात्रा में क्या किया, दमन किया। तो ये आपका पहला चैलेंज हुआ जो आपको सामना करना पड़ा जिसका। फिर हम दूसरे चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे चैलेंज में दोआब रीजन जो है, दोआब में विद्रोह हो रहा है। दोआब में आपका विद्रोह हो रहा है और ये दोआब रीजन जो है वो दिल्ली से लेकर के, पूर्वी दिल्ली से लेकर के और दिल्ली के पूर्वी पश्चिमी हिस्से से लेकर के और पूरब की तरफ आपको बड़े हिस्सों में आपको ये गड़बड़ियां देखने को मिलेंगी। तो दोआब के विद्रोही जो है वो गंगा यमुना का प्रभाव क्षेत्र जितना भी है, जैसे यहां कहीं पर मान के चलिए कि सपोज दैट यहां पे पटियाला है, तो पटियाला इत्यादि से लेकर के और पूरब में गंगा यमुना के जो दोआब क्षेत्र हैं, ये वाले जो इलाके आपको देखने को मिल रहे हैं, ये वाले जो रीजन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इन सब रीजन में काफी ज्यादा जो है इधर सब जो है काफी विद्रोह आपको देखने को मिलते हैं। तो ये दोआब विद्रोह हो किसका रहा है, ये डाकू हैं, डाकुओं का अतिक्रमण है। डाकुओं का यहां पर क्या है,
अतिक्रमण है। ये कोई विशेष शासक नहीं है, लेकिन यहां पर जितने भी व्यापारिक मार्ग हैं, जो व्यापारिक मार्ग हैं, व्यापारिक मार्ग, ये व्यापारिक मार्ग जो हैं वो बाधित हो रहे हैं, इनके द्वारा व्यापारिक मार्ग बाधित हो रहे हैं। पटियाला, भोजपुर, इन सब जगहों पर इन डकैतों के अड्डे बने हुए हैं। व्यापारी या सौदागर कोई भी सामान लेकर के आते हैं तो उनको लूट लिया जाता है। राजमार्ग पूरी तरीके से असुरक्षित हो गए हैं। तो इन डाकुओं का भी इसने क्या किया, शक्तिपूर्वक क्या किया है, शक्तिपूर्वक दमन किया है। तो जो भी विद्रोही है उसके खिलाफ शक्ति इसने बरती है हमेशा, और इसका शक्तिपूर्वक दमन किया। आगे चलकर के एक इतिहासकार हुए जिनका नाम हुआ जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी ने इनके बारे में लिखा कि पिछले 60, बर्नी बहुत बाद का है बलबन के, तो बर्नी आगे लिखते हैं कि पिछले 60 सालों पर में अगर देखा जाए तो जो दोआब रीजन है वहां पर कभी डकैतों ने डाका नहीं डाला। इतनी बुरी तरीके से दंडित किया था दोआब क्षेत्र में बलबन ने। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अगला जो विद्रोह हमको देखने को मिलता है वो अगला विद्रोह है हमारा, जो तीसरा इनका जो चैलेंज है वो तीसरा चैलेंज रुहेलखंड के लोगों के ऊपर है। तो वहां पर भी विद्रोही रहे, रुहेलखंड के विद्रोही या रुहेलखंड का विद्रोह आपको यहां पर देखने को मिलेगा। रुहेलखंड वाला जो इलाका है वो आपको इधर की ओर देखने को मिलेगा। ये जो पूरा प्रोविंस है आपका, तकरीबन इधर का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र आप देखते हो इधर, ये इलाका लगभग जो है आपका रुहेलखंड का कहलाएगा। रुहेलखंड, यहां पे रुहेला हैं, रुहेली लोग हैं, रुहेलखंड वाला इलाका है ये। तो यहां भी बहुत ज्यादा कानून को ताक पे रखा जाना जो है वो शुरू कर दिया गया था। रुहेल विद्रोही जो हैं वो यहां पर, मतलब रुहेली जो लोग हैं, रुहेली लोग जो हैं, इन्होंने दिल्ली के कानून को मानने से क्या किया, दिल्ली के कानून को मानने से इनकार किया, मानने से इनकार किया। और इन्होंने भी कुछ उसी तरीके के काम किए जैसे मेवाड़ी लोगों ने, जो मेव हुआ करते थे, उन्होंने जिस तरीके से लगातार विद्रोह किए, उसी तरीके से यहां से भी आक्रमण लगातार दिल्ली के क्षेत्र में हुआ करते थे। तो आप इन सब चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब आसपास के दिल्ली के ही सेंसिटिव जोन्स हैं जो यहां पर लगातार आक्रमण कर रहे हैं। रुहेलखंड के आक्रमणकारियों से निपटने के लिए, इन विद्रोहों का दमन करने के लिए एक बड़ी सेना का गठन किया गया है, और इस सेना ने बड़ी क्रूरता से, बड़ी निर्दयता से इन रुहेल विद्रोहियों का दमन कर दिया है। ऐसा कहा था, इतनी निर्दयता से और इतनी क्रूर ढंग से इसका विद्रोह दबाया गया कि खुले तौर पर मारकाट की इसमें अनुमति दी गई, विद्रोहियों के दमन की आज्ञा दी गई जब, तो रक्त की नदियां बह उठी जगह जगह पर, लाशों के ढेर बन गए। और फिर दिल्ली के पूर्वी इलाकों में या उत्तरी इलाकों में कभी किसी ने विद्रोह करने के लिए बलबन के समय और उसके काफी समय बाद तक विद्रोह करने के लिए कभी सोचा भी नहीं। तो तकरीबन आसपास के जो क्षेत्र हैं उन पर यह क्या कर लेता है, अपने आप को शांत कर लेते हैं और अपने आप को एस्टैब्लिश यहां पर ये कर लेते हैं। यह चीज आपको देखने को मिली है किसके समय में, बलबन के समय में। अब ये जो इलाके हैं, ये जो आप इलाके देख रहे हैं, ये इलाके तो दिल्ली और उसके आसपास के हैं। दिल्ली और उसके आसपास एक बड़ी सेना का गठन करके जो है, या फिर तमाम प्रकार के प्रयत्नों का प्रयोग करके उसने आसपास के इलाकों को खाली किया है। लेकिन पूरब का क्या, पूरब यह देख रहा है कि राजा ने अपने आप को दिल्ली और उसके आसपास तक नियंत्रित कर रखा है, लगातार विद्रोहियों और उग्रवादियों से घिरा हुआ है, और ये उन्हीं को ही कहीं ना कहीं उन्हीं से ही अपने राज्य को किसी न किसी प्रकार से बचाने का यत्न करने में जुटा हुआ है। तो ये क्या दूर दराज बंगाल को कभी देखेगा। तो इनके समय में बंगाल में तुगरील खां नाम के एक विद्रोही हुआ करते थे।
मतलब शासक हुआ करते थे, तुगरील खां। तुगरील खां का विद्रोह, यह भी इनके समय की एक समस्या है जो शायद हम चौथी समस्या के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं। यस, चौथी समस्या है तुगरील खान का विद्रोह। तो तुगरील खान का जो विद्रोह है, एक मिनट, तुगरील खान का जो विद्रोह है वो कहां से हो रहा है? वो पूरब से हो रहा है। तुगरील खान का विद्रोह कहां से हो रहा है? ये हो रहा है आपका पूरब से। तुगरील खान का विद्रोह पूरब में कहां से हो रहा है? बंगाल से। ये कहां के शासक हैं? ये बंगाल के शासक हैं, बंगाल के गवर्नर हैं। बंगाल के गवर्नर होने का मतलब दिल्ली के अधीन ये बंगाल के गवर्नर रहे होंगे, है ना? दिल्ली के अधीन ये बंगाल के गवर्नर थे। तो इन्होंने देखा कि भाई राजा साहब तो पूरब में बिजी हैं, उत्तर में बिजी हैं, दिल्ली को ही बचाने में बिजी हैं, तो इसको मौका मिला और ये क्या हो गया? ये स्वतंत्र हो गया। इसने अपने आप को क्या कर लिया? स्वतंत्र कर लिया, स्वतंत्र कर लिया। तो जब इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया तो स्वाभाविक सी बात है कि ये चीज मेन जो मुख्य शासक है उसको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई होगी। यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि इसका उन्होंने दमन करने की बात जरूर सोची होगी। गाजीउद्दीन नाम की उपाधि ले ली तुगरील खान ने। गाजीउद्दीन ये उसने पदवी ली है, ये उपाधि ली है और उपाधि लेकर के शासन करना शुरू कर दिया स्वतंत्र होकर के। तो जब ये चीज बलबन को पता चली तो उसने अपने एक प्रमुख सेनापति जो कि चालीसा दल का ही हिस्सा था, उसका नाम था आमिर खान। क्या नाम था? आमिर खां। तो जो आमिर खां है इसको विद्रोह का दमन करने भेजा, विद्रोह का दमन करने भेजा, दमन करने भेजा। तो इनको भेजा गया कि आप यहां से जाइए, दिल्ली से ये बंगाल के ऊपर आक्रमण करने गए हैं। उस समय बंगाल की कैपिटल जो है वो लखनौती हुआ करती थी। लखनौती शहर जो है उस समय इनकी कैपिटल हुआ करती थी। तो लखनौती पर आक्रमण करने गए और तुगरील खान ने इनको जम करके पीटा और भगा दिया और ये भयभीत होकर के बंगाल से वापस आ गया। बड़ी सेना लेकर के गया था, तब भी इसको पराजय देखनी पड़ी। और जब तुगरील खान हार करके, तुगरील खान से आमिर खान जो है वो हार करके जब वापस आए तो इतना क्रोधित हुआ बलबन कि उसने चालीसा दल के इस प्रमुख सरदार को कायर करार दिया और उसके बाद कायर होने के कारण इसको फांसी की सजा दे दी। उसके बाद ये बुगरा खां को लेकर के चला। उसके बाद बुगरा खां जो है वो बलबन का बेटा है और स्वयं यानी खुद एक संयुक्त सेना लेकर के चला और सेना लेकर के कहां चला? बंगाल की ओर। और जब यह खबर तुगरील खान को पता चली कि बड़ी सेना अपने बेटे के साथ लेकर के स्वयं बलबन आ रहा है, तो इस बार तुगरील खान भयभीत हुआ और भयभीत होकर के जंगल की ओर भाग निकला। लेकिन अब जब भाग निकला तो इसका बेटा रिलैक्स हो गया। उसने लगा कि चलो बंगाल कब्जे में आ गया। इस चीज को देख करके बलबन ने यह शपथ ली कि मैं जब तक पकड़ नहीं लूंगा इसको, तुगरील खान को, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। यानी बेटे को एक्टिव रहने के लिए कहा और उसके पीछे आदमी छोड़ दिए। तुगरील खान के पीछे लोगों ने इसको पकड़ा और पकड़ करके उसकी हत्या कर दी गई। और जब तक वो पकड़ में नहीं आया, और जब वो पकड़ में आ गया उसके बाद भी उसके जितने भी निकट संबंधी, उससे संबंध रखने वाले जितने भी लोग थे, उनके सभी संबंधियों को उसने बगैर किसी पर्पस से मौत के घाट उतार दिया। इस बात का अंदाजा इस चीज से भी लगाया जा सकता है कि कुछ इतिहासकारों ने लिखा, शायद यह अतिशयोक्ति हो, परंतु यह भयानकता को रिप्रेजेंट करता है कि तुगरील खान ने जिन जिन भिखारियों तक पर अपने एहसान किए थे, यानी जिन भिक्षुकों ने तुगरील खान से भिक्षा तक ग्रहण करी थी, उन भिक्षुकों तक को बख्शा नहीं गया और जो है बुरी तरीके से इनके संबंधियों को मार डाला गया। और इस तरीके से बंगाल को फिर से दिल्ली सल्तनत के अधीन मिला करके बुगरा खान जो हैं, इनको बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। इस प्रकार से शांति हुई। लेकिन बंगाल का गवर्नर नियुक्त करने से पहले
बड़ी ऊंची आवाज में बलबन ने बुगरा खां से पूछा, देखा तुमने? तो बुगरा खां भयभीत हो गया, पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं पिताजी। जब वो कुछ देर नहीं बोला तो इसने फिर पूछा, देखा तुमने? तो ये भयभीत होते हुए बोलता है, जी जी देखा। क्या देखा? तो फिर मौन हो गया। जब फिर मौन हो गया और उत्तर नहीं दिया, तब उसने बताया कि देखा तुमने कि विद्रोहियों का किस प्रकार से दमन करना चाहिए। क्योंकि ये पहले लिबरल हो रहा था जब ये भाग निकला था तुगरिल खां, इसलिए अगर तुमको बंगाल दे रहा हूं और अगर तुमको आगे चल करके दिल्ली सल्तनत संभालनी है तो मेरे इस अध्याय को याद रखना, मेरे इस बर्ताव को याद रखना। जैसा दंड मैंने दिया है इससे कम दंड नहीं होना चाहिए विद्रोहियों के लिए। इस तरीके की चीजें उसने अपने बेटे को भी समझाई हैं। खैर, अब इन सब विद्रोहों के बाद बारी थी मंगोलों के आक्रमण की। इन सब विद्रोहों के बाद अब बारी किसकी थी? अब बारी थी मंगोलों के आक्रमण की। और मंगोलों के आक्रमण को अगर आप देखेंगे तो कहां से देखने को मिलेगा? यह पश्चिमोत्तर रीजन होगा, पश्चिमोत्तर क्षेत्र होगा जहां से आप मंगोलों का आक्रमण देखेंगे। राइट, आप पश्चिमोत्तर क्षेत्र है जहां से आप क्या देखेंगे? मंगोलों का हमला देखेंगे। तो देखिए, मंगोलों की अगर हम बात करेंगे, मंगोलों का आक्रमण, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर मंगोलों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, शुरुआत के 3-4 लेक्चर जो मैंने आपको बताए हैं उनमें जाकर के देखेंगे तो आपको मंगोलों का आक्रमण देखने को मिलेगा। मंगोल कहां से बिलोंग करते थे उन सब के बारे में आपको थोड़ा सा पता चलेगा शुरुआती दौर में। हुनों और मंगोलों का जो इलाका है वो सब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, तो वहां जाके आपको देखने को मिलेगा। अब मंगोलों का आक्रमण जो है वो आप मान के चलिए कि पश्चिमोत्तर भारत से हो रहा है। ये वो क्षेत्र है जहां पर मंगोलों का आक्रमण आपको देखने को मिलेगा। तो मंगोलों का आक्रमण कहां से हो रहा है? मंगोलों का आक्रमण हो रहा है पश्चिमोत्तर भारत से। ये वाला जो रीजन है, ये जो इलाका है पश्चिमोत्तर भारत का, जो ये इलाका है, ये जो सीमा है, ये सीमा जो है वो मंगोलों के आक्रमण का खतरा बनी हुई है। और यहां से भी दिल्ली पास में ही है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि पश्चिमोत्तर से पश्चिमोत्तर का जो भाग है, पश्चिमोत्तर से इनको खतरा था। और मंगोलों के इतिहास और बलबन के इतिहास के बारे में अगर पढ़ा जाए तो आपको यह पता चलेगा कि जब सुल्तान शाही पर बैठने यानी गद्दी पर बैठने से पहले भी आप देखोगे, जब बहराम शाह थे, मसूद शाह हैं, नासिरुद्दीन शाह हैं, जो ये सब गद्दी पर बैठे हैं, तब भी बलबन इनकी सेवा में है। तो जब इनकी सेवा में बलबन है तब भी उसने उनके समय में मंगोलों का बार बार आक्रमण हुआ और बार बार आक्रमण को समाप्त किया है, मंगोलों को पराजित किया है, उन्हें दिल्ली सुल्तान शाही से दूर किया है मंगोलों ने ही, बहराम शाह, मसूद शाह और नासिरुद्दीन शाह के समय में। तो जब ये राजा बने तो उस समय भी आक्रमण देखने को मिला। तो इसने खुल करके उन विद्रोहों का दमन करने की बात अब यहां पर अपने मन में लाई है। तो उसके लिए कुछ नीतियां बनाई हैं उसने कि पश्चिमोत्तर का जो रीजन है, इस पश्चिमोत्तर के रीजन में जो ये आपका मुल्तान इत्यादि का जो इलाका पड़ रहा है ना, ये यहां पर जो आप देख रहे हैं, ये मुल्तान का जो क्षेत्र है, मुल्तान है, लाहौर है, और इधर आपको जो है यहां पर पंजाब तक का जो पूरा हिस्सा है, मान के चलिए कि यहां कहीं पर आपका दीपालपुर है, समाना है। तो आप इन सब इलाकों पर, जैसे दीपालपुर, समाना, लाहौर, मुल्तान, ये सब इस खतरे का हिस्सा हैं। और इसीलिए बलबन ने जो अपनी नीति बनाई उसमें सबसे पहले तो उसने ये पॉइंट फिक्स किया है पहले नंबर पर कि जो सुल्तान है यानी जो शासक है, यानी स्वयं सुल्तान जो है वो विजयों के लिए, विजयों हेतु स्वयं दिल्ली ना छोड़े, स्वयं दिल्ली
ना छोड़े। यानी कि दिल्ली छोड़ करके अगर आप भागेंगे तो दिल्ली कमजोर हो जाएगा। और इसीलिए आपने देखा कि बंगाल में वो पहले खुद नहीं गया है, पहले उसने अपने सेनापति को भेजा है, लेकिन जब वो आमिर खान जब नहीं जीत पाया है तब ये अपने बेटे के साथ गया और जल्दी से वहां पे कार्रवाई को समाप्त करके वापस आ गया है। तो हमें यह ध्यान रखना है। और पश्चिमोत्तर सीमा पर यह इसलिए किया जाए जिससे कि जो पश्चिमोत्तर सीमा है, नॉर्थ वेस्ट जो सीमाएं हैं, उस सीमा पर क्या रखा जा सके, नजर रखा जा सके। यह सुल्तान का कार्य होना चाहिए। दूसरी पॉलिसी उसने बनाई है कि ये जो क्षेत्र हैं, ये जितने भी क्षेत्र हैं, इन सब को मिलाकर, इसमें लाहौर शामिल नहीं है लेकिन मुल्तान, समाना और दीपालपुर शामिल हैं, इनको मिलाकर एक संयुक्त प्रांत बनाया जाए, और इसके एक गवर्नर बनाए जाएं, और जो गवर्नर बनाया जाए वो हाईली रिस्पॉन्सिबल और सशक्त गवर्नर होना चाहिए। इसलिए इनकी गवर्नरशिप में शेरखा श्रृंगार ये बहुत ही शक्तिशाली एक तरीके से सेनापति था, जो कि इसका चचेरा भाई भी था, और साथ ही साथ इसके कुछ बेटे हैं, जैसे बुगरा खां जो कि बंगाल का गवर्नर बनाया गया, कुछ समय के लिए इस संयुक्त प्रांत का भी जो है वो गवर्नर बनाया गया। और मुहम्मद इसका एक और बेटा है, मुहम्मद, कुछ लोग इसका नाम महमूद लिखते हैं, तो मुहम्मद या महमूद ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से इसकी पहचान करी, कुछ लोग महमूद नाम से पहचानते हैं, कुछ लोग मोहम्मद नाम से। तो जो भी है वटेवर, इनको इन एरियाज का क्या बनाया गया, गवर्नर बनाया गया, और इस क्षेत्र को सुरक्षित रखा गया अपने इन शक्तिशाली बेटों और जो चचेरा भाई है उनके माध्यम से। तीसरा काम उसने ये किया है कि जो सीमांत प्रांत हैं, उन सीमांत प्रांतों के जो किले हैं, इन किलों की मरम्मत कराई गई। यानी जो पुराने किले हैं उनको सही किया गया, और जरूरत पड़ने पर नए जो किले हैं, नए किले ये भी स्थापित करवाए गए, नए किले भी यहां पर स्थापित करवाए गए। तो ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये बाउंड्री रीजन जो आप पश्चिमोत्तर का देख रहे हैं, इसको जो है मजबूत करने का उसने बेहद प्रयास किया है। फौज जो है, उन फौज को बहुत मजबूत रखा गया है। उसमें जो जिनकी आयु ज्यादा हो गई है, जो वृद्ध हो गए हैं, जो अब युद्ध लड़ने के योग्य नहीं बचे हैं, उनको सबको सेना से निकाल दिया गया। यंग एंड पावरफुल सेना जो है वो बनाई गई, मजबूत सशक्त जो है वो सेना वहां पर बनाई गई, और काफी हद तक पश्चिमोत्तर से मंगोलों के आक्रमण को इसने अपने आप को बचाया। लेकिन एक समय तकरीबन 1285 में, 1285 में, इसी क्रम में मंगोलों का आक्रमण हुआ, और इस आक्रमण से युद्ध करने के लिए उस समय जो महमूद या मुहम्मद जो इसका बेटा है, ठीक है, महमूद या आप जिसे क्या कह सकते हैं, मुहम्मद कह सकते हैं, जो इसका बेटा है, यह युद्ध हारा और मारा गया। तो इस तरीके से एक बड़ा लॉस जो है वो मंगोलों ने इसको दिया, और इसी लॉस से वो कभी उभर नहीं पाया। कहते हैं इतिहासकार कि अपने बेटे की इस मौत के बाद ये बहुत परेशान हुआ, और कुछ इस कदर परेशान हुआ कि इसने जो है, मतलब इसकी तबीयत धीरे धीरे करके इसके इन्हीं अपने बेटे के खोने के गम में तबीयत खराब होती चली गई, और अंततः ये मृत्यु का शिकार हो गया। 1286 में बलबन की डेथ हो गई। तो ये थे ओवरऑल जो क्षेत्र आप देखेंगे। पश्चिमोत्तर जो रीजन है, यहां से पश्चिमोत्तर से जो मंगोल हैं उनका खतरा है, यहां से मेव जो है इनका खतरा है, यहां जो इलाका था, मैंने आपको ये ग्रीन कलर की लाइन जो दिखाई थी, यहां पे डकैत हैं, इनका खतरा है, यहां से रुहेलखंडियों का खतरा था, यहां से बंगाल का स्वतंत्र शासन हो गया था,
इसका खतरा था, और इन्हीं सभी खतरों से दिल्ली को क्या करना था, इसे बचाना था। तो लगभग सभी खतरों को से उसने अपने आप को बचाया है, स्वतंत्र शासन जो है वो स्टैब्लिश किया है, लेकिन मंगोलों से लड़ते समय इसने अपने बच्चों को, या अपने बच्चों में से एक को, अपने बेटों में से एक को खो दिया है। तो ये है पूरा आपका मंगोलों का शासन, बलबन का शासन। ठीक है, बलबन के शासन की ये प्रमुख कहानी है जो आपने यहां पर सुनी, जो आपने यहां पर मैप में देखी। ठीक है, तो हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो इस तरीके से मैप में लोकेट करके पढ़ते हैं तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन इतिहास यहीं तक तो है नहीं। इतिहास में इन आक्रमणों के क्या परिणाम हुए, इनके क्या रिजल्ट निकले, मंगोलों से इनके युद्ध क्यों होते रहते थे, इसकी शासन प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी, कौन कौन से नए प्रशासनिक पद का इसने सृजन किया, कौन कौन सी उपाधियां धारण करी, दिल्ली सुल्तान शाही का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये हर सुल्तान के समय में आपको पढ़ना जरूरी होता है। परंतु वो सारी चीजें हम मैप पे लोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो ये सेशन है ये हिस्ट्री ऑन मैप है, तो हम इतिहास में मैप का जो पोर्शन है वो ही हम यहां पर आपको डील कराते हैं। पूरी विस्तृत इतिहास को पढ़ना, उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करना, मुख्य परीक्षा की उससे संबंधित चीजों की प्रैक्टिस करना, ये सब जब चीजें संयुक्त होती हैं तब आपकी एक मजबूत तैयारी होती है, जो कि हम यहां पर P2I बैचेस में कराते हैं। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सेल्फ स्टडी के पार्ट और पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सेशन आपके लिए बहुत जानदार है ही, लेकिन इसके डीप एनालिसिस को अगर आप देखना चाहते हैं तो वो केवल संभव ही पेड बैच में है, यूट्यूब पे संभव नहीं है। अगर होता तो निस्संदेह ये स्टडी IQ आपको वो भी प्रोवाइड कराता। तो इसीलिए आपको हाईली अफोर्डेबल प्राइस में जुड़ने के लिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं। और जो 15 जून, जो कि 10 जून से बैच शुरू हुआ है, 10 जून वाला जो बैच है जिसमें एडमिशन लेने की अंतिम तिथि 15 जून है, ये शाम को 6 बजे बैच चल रहा है, इससे जुड़िए। और जो ये बेहतरीन आप पढ़ाई कर रहे हैं, इस बेहतरीन पढ़ाई को और बेहतरीन बनाते हुए अपना जो टारगेट है यूपीएससी में IAS बनने का, यूपीएससी के थ्रू वो IAS बनने का सपना जो है वो आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जरूर इसे देखें, समझें, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो जरूर हमसे जुड़ें। ऑप्शनल के ऑप्शंस भी आपके लिए ओपन है, हिंदी में 4 ऑप्शनल्स आपके लिए मौजूद हैं यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में। और वो 4 ऑप्शनल जो है वो कौन कौन से हैं, हिस्ट्री, PSIR, हिंदी साहित्य और भूगोल। इन सब में से किसी में भी एडमिशन लेने के लिए आप विरद लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं। सेशन में जाते समय मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप मुझे एडमिशन लेने के बाद यहां टेलीग्राम पर जुड़ करके जरूर कंफर्म कर दें, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़ करके जरूर कंफर्म कर दें कि सर एडमिशन ले लिया है, या लेना चाहते हैं और उससे पहले कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आप यहां पर अपने मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कर सकते हैं हमारे इस ईमेल ID पर, तो मैं और मेरी टीम जो है वो आपसे संपर्क कर लेंगे। ठीक है, यहां पर आपको PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, ये जो टेलीग्राम है इससे जुड़िए, तो यहां पर आपको PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मुलाकात करेंगे फिर अगले सेशन में हिस्ट्री ऑन मैप में, हिस्ट्री का वो पोर्शन जो मैप पर लोकेट किया जा सकता है और आपको समझाया जा सकता है, उसको दिखाने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।